न्यूट्रॉन अपना वो पूरा एनर्जी है वो न्यूट्रॉन को दे देगा, प्रोटॉन को दे देगा, और प्रोटॉन का जो थोड़ा बहुत एनर्जी बचा है जो हमें रिक्वायरमेंट है उसको स्लो डाउन करने के लिए जितना एनर्जी वो खुद ले लेगा और स्लो हो जाएगा, फिर वो विजन के लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वे टू रिमूव दिस डिफिकल्टी ऑफ मेकिंग अ फास्ट न्यूट्रॉन टू अ स्लो न्यूट्रॉन इज एन इलास्टिक कोलिजन विद अदर पार्टिकल, दैट यू कैन अंडरलाइन। एक डिफिकल्टी एक रिमूवल मैंने आपको समझाया, राइट। This is the same situation as when a marble hits head-on an identical marble at rest. Therefore, in reactors, light nuclei called moderators are provided along with the fissionable nuclei for slowing down fast neutrons. अंडरलाइन मोस्ट टाइम पे मॉडरेटर का काम क्या होता है? Moderators are used to slowing down the neutrons. वो तो हमने प्रोसेस समझा है कि इलास्टिक न्यूक्लियस इलास्टिक कोलिजन आपको करना पड़ेगा, लेकिन वो इलास्टिक कोलिजन के लिए जो मटेरियल यूज होता है दे आर कॉल्ड मॉडरेटर्स। मॉडरेटर्स उसका मीनिंग ये है कि स्लो डाउन द प्रोसेस, वो स्लो डाउन कर दवा देता है। ये न्यूट्रॉन का प्रोसेस है, जो उसका एनर्जी है उसको ले लेगा और स्लो डाउन कर देगा। उसके लिए आपको एग्जाम में पूछेंगे कि उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, तो आपको दिया होगा हैवी वाटर D2O, then water भी यूज कर सकते हैं। these are the some different examples of moderators which can be used. Yes, further. The moderators commonly used are water, heavy water, and graphite. The Apsara reactor at the Atomic Research Center, Bar, Mumbai, uses water as moderator. The other Indian reactors which are used for power production use heavy water as moderator. हाँ, तो ये आप BARC वाला तो आपको पूछेंगे नहीं पूछेंगे, ठीक है, लेकिन आपको इसके एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे कि वाटर, हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ दिस moderators. Moderator का काम क्या होता है? Slow down the neutrons. By which process? Elastic collision. This is the first point that you have to understand. So, चलो आगे। Because of the use of moderator, it is possible that the ratio K of number of fission produced by a given generation of neutrons to the number of fission of the preceding generation may be greater than 1. એટલે K is called multiplication factor. इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑब्टेन, number of neutrons obtained to the number of neutrons given. Suppose you have provided a 2 neutron which have done a 2 fission process, and if you are getting a 5 neutrons as output, so the 5 by 2 will be the multiplication factor. Depending on this multiplication factor, they will decide whether this reaction will be controlled or uncontrolled. उससे वो लोग डिसाइड करते हैं, और अगर ये वैल्यू जो वो डिसाइड करते हैं उससे ज्यादा चला जाता है, मतलब वो जो चेन रिएक्शन है वो अनकंट्रोल हो जाता है, then they are having some process by which they can make this to a controlled chain reaction. वो कैसे होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, but you need to remember a definition of multiplication factor. आप सीधा सीधा ऐसा याद रखो कि न्यूली जनरेटेड न्यूट्रॉन्स अपॉन द न्यूट्रॉन्स ऑफ फर्दर जनरेशन, ऐसा नहीं याद रखना है। तो आउटपुट न्यूट्रॉन्स अपॉन इनपुट न्यूट्रॉन्स कितने दिए और कितने मिले उसका रेशियो। यस, This ratio is called the multiplication factor. अंडरलाइन कीजिएगा, ये आपको एमसीक्यू में डेफिनेशन में पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन और डिफाइन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बराबर फॉर न्यूट्रॉन प्रोसेस और फिर फ्यूजन प्रोसेस। यस, It is the measure of the growth rate of the neutrons in the reactor. For K equals to 1, the operation of the reactor is said to be critical. अंडरलाइन ये स्टेजेस भी याद रखने पड़ेंगे। अगर K का वैल्यू 1 आता है तो क्रिटिकल स्टेज होता है। क्रिटिकल मतलब जितने न्यूट्रॉन्स दिए उतने न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, बिकॉज फाइनली K इज द रेशियो ऑफ आउटपुट न्यूट्रॉन्स अपॉन इनपुट। अगर वो K का वैल्यू 1 आता है मतलब जितने न्यूट्रॉन दिए उतने न्यूट्रॉन, ये क्रिटिकल स्टेज है, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क कर सकता है। अगर ये K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब क्या हो गया कि जो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिले वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जितने दिए उससे ज्यादा होंगे। इन दैट केस इट गोज टू अ सुपर क्रिटिकल स्टेज। तो सुपर क्रिटिकल स्टेज में फिर वो अनकंट्रोल होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वी नीड टू टेक इनटू अ क्रिटिकल स्टेज। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या ज्यादा मिल रहे हैं हमको, न्यूट्रॉन्स, तो उसको एब्जॉर्ब करवा लेने पड़ेंगे। वी शुड हैव टू कीप सम मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियर रिएक्टर व्हिच कैन एब्जॉर्ब दिस एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को ले लेगा और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को K इक्वल टू 1 के आजू बाजू रखने का ट्राई करेगा। ये काम जनरली किया जाता है कंट्रोलिंग रोड से, जो कैडमियम के बने होते हैं, वो कंट्रोलिंग रोड्स उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है उसको वो ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को K इक्वल टू 1 के आजू बाजू रख देते हैं। क्रिटिकल स्टेज में आपका न्यूक्लियर रिएक्टर
एज पर रिक्वायरमेंट आपको एनर्जी देता रहे, बराबर। इफ इट नॉट कैन नॉट बी डन, ये रोड कंट्रोलिंग रोड से खराब થઈ જાય કે બીજી પોસિબિલિટી થાય, then the nuclear reactor will be converted into a nuclear bomb and there will be a nuclear blast. જેવું તમે ચાર્નોબિલ સાંભળ્યું હશે, रशिया, आज तक वहां पे वो इफेक्ट है, वहां पे कोई रहता नहीं है वो एरिया के आजू बाजू, क्योंकि वहां पे ये न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हो गया, बराबर। यस, नाउ द मोर एडवांस टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल which can be used. આ થોડુંક જૂનું છે but બેઝિક આ છે. yes, which is what we wish it to be for steady power operation. If K becomes greater than 1, the reaction rate and the reactor power increases exponentially. Unless the factor K is brought down very close to unity, the reactor will become supercritical and can even explode. underline when K becomes greater than 1, that stage is called supercritical stage, जिसमें जो reactor है वो blast हो जाएगा. The explosion of Chernobyl reactor in Ukraine in 1986 is a sad reminder that accidents in a nuclear reactor can be catastrophic. हाँ, यूक्रेन में, रशिया में भी आવું એક થઈ ગયું તો મને યાદ નથી. हाँ, तो ये आप एग्जांपल एक याद रखना है, तो याद रखना. The reaction rate is controlled through control rods. Underline, this is the second facility that you can have. तो difficulty है, number of neutrons बढ़ जाते हैं वो, और removal है, you have to absorb these extra neutrons, and for that being the controlling rods are used. The reaction rate is controlled through control rods made out of neutron absorbing material such as cadmium. Underline कीजिएगा इसका example. तो पहले तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल, और वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल का एग्जांपल है कैडमियम. In addition to control rods, reactors are provided with safety rods which, when required, can be inserted into the reactor and K can be reduced rapidly to less than unit. कभी कभी ऐसी जरूरत होती है सेफ्टी रोड्स. अंडरलाइन कीजिएगा, उसका नाम था कंट्रोलिंग रोड्स, तो न्यूट्रॉन का नंबर कंट्रोल करते हैं. बट कभी कभी क्या होता है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर को सडनली एज इन व्हेन रिक्वायर उसको बंद कर देना पड़ता है. बंद कर देना पड़ता है मतलब उसका कोई स्विच नहीं आता है कि स्विच चालू किया और चालू हो गया और स्विच बंद किया और बंद हो गया. इट्स अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन मटेरियल, और वो हम नहीं कंट्रोल कर पाते. આપણે થોડી ઈચ્છા થાય ત્યારે કહેવાય કે ભાઈ હવે તમે નહીં ન્યુટ્રોન કન્વર્ટ નહીં કરતા, હવે ચાલશે, અમારે કામ નથી. It will be some different process which is required. So in that case what they are doing, they are putting these safety rods inside. तो सेफ्टी रोड्स का काम क्या होता है कि वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, के का वैल्यू लेस देन 1 लेके जाएंगे. लेस देन 1 मतलब वो सब क्रिटिकल स्टेज में चला जाएगा, मतलब प्रोसेस हो रहा होगा, एक फ्यूजन का प्रोसेस होगा, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे वो इतने कम होंगे कि दैट कैन नॉट डू अ फर्दर फ्यूजन प्रोसेस. फिर से जब से वो न्यूक्लियर रिएक्टर को वर्क करवाना होता है वो सेफ्टी रोड रिमूव कर देते हैं, फिर से वो प्रोसेस चालू हो जाता है. એટલે એને સેફટી રોડ કહેવાય, કે वो सेफ्टी के लिए यूज करते हैं. यस. The more abundant isotope 92 uranium-238 in naturally occurring uranium is non-fissionable. When it captures a neutron, it produces the highly radioactive plutonium through this reaction. ये आपको एक मार्क में ये रिएक्शन पूछ सकते हैं, बहुत इजी है. 92 यूरेनियम 238 जो नेचुरली फ्यूजन नहीं करता है, लेकिन जब वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा जो हमें यहाँ से मिला, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 92 यूरेनियम 239 में, जो उसका आइसोटोप है. फिर उसमें से नेपच्यूनियम मिल रहा है, आप देखो 93 नेपच्यूनियम 239 by emitting a beta decay minus इलेक्ट्रॉन ने डीके करे थे, and that neptunium will be converted to a 94 polonium जो नीचे आपको दिखा रहा है, plutonium sorry, by emitting an extra electron. This entire process is done for the 92 uranium 238 जो ओरिजिनली एक रेडियोएक्टिव नहीं है, but we can make it radioactive by bombarding it with a neutron. बराबर. 2 स्टेप प्रोसेस है. पहला એમાંથી નેપ્ચ્યુનિયમ બને, નેપ્ચ્યુનિયમમાંથી પછી પ્લુટોનિયમ બને. રાઈટ. Plutonium undergoes fission with slow neutrons. Figure 13.5 shows the schematic diagram of the nuclear reactor based on the thermal neutron fission. न्यूट्रॉन फ्यूजन अंडरलाइन कीजिएगा, ये थर्मल न्यूट्रॉन फ्यूजन का प्रोसेस करता है. थर्मल न्यूट्रॉन फ्यूजन मतलब फ्यूजन का प्रोसेस होगा, लेकिन ऐसे न्यूट्रॉन से होगा जिसको आपने एनर्जी प्रोवाइड की है वाया टेम्परेचर, એટલે એને थर्मल न्यूट्रॉन કહેવાય. बराबर. आप डायग्राम देखिए, ये डायग्राम भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं ड्रॉ करने के लिए.
जो नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, बहुत ही सिंपल एक बॉक्स बनावानुं स्क्वायर। लेफ्ट साइड में आप देखो तो वो कंट्रोलिंग रोड्स, जिसका काम होता है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करवाने का। फिर वो रिएक्टर है, फिर उसमें से जो एनर्जी मिलती है वो आप कूलेंट में भेजते हो। कूलेंट है वो उसको टेम्परेचर स्लो डाउन कर देगा, उसमें से एनर्जी ऑब्टेन करेगा। एंड फाइनली वो जो स्टीम मिला, कूलेंट किया मतलब वो स्टीम मिला, वो स्टीम को आप टरबाइन में भेज दो। वो टरबाइन है उसको घुमाएगा, हीट एक्सचेंज कर लेगा और उसमें से आपको फिर आउटपुट में वो आउटपुट मिल जाएगा। दैट्स अ सिंपल प्रोसेस। होता तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन आपको सिंपली समझाने का ट्राई किया है। दिस डायग्राम इज आई एम, बराबर। एक बाजू रिफ्लेक्टर रखवाना, ये रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है वो तो आया ही नहीं। रिफ्लेक्टर का काम होता है न्यूट्रॉन को रिफ्लेक्ट करवाने। ઘણા ઘણા ન્યુટ્રોન જો હોય નું કામ આપણે ફ્યુઝન કરાવવા માટે યુઝ કરવાનું છે, બટ ઇન ધેટ કેસ દે ગેટ ડાયવર્ટેડ, બરાબર। જેવું તમને લોકોનું કામ તમારું ભણવાનું હોય, but in some cases you people are diverted from your original part, so you need to be reflected. So that reflection can be done in different way. Your parents are helpful in that case, we are helpful in this case, your friends will be helpful to you in that case, પણ એના માટે ફ્રેન્ડ્સ પાછા સારા જોઈએ। એટલે એ તમને રિફ્લેક્ટ કરાવી આપે, રિફ્લેક્ટ કરાવીને તમારો ઓરિજિનલ જે પર્પસ છે 11 12 માં સારા માર્ક લાવવાનો, એમાં તમને પાછા ડાયવર્ટ કરાવી આપે। જે તમારું ડાયવર્ઝન થઈ ગયું હોય ઓરિજિનલ પાર્ટ લઈ આવે। એવું આ ન્યુટ્રોનનું બી કામ એવું જ હોય। એમને ખબર ના હોય, એમની એજ તમારા જેવી હોય, they don't know कि our main purpose is to do this fusion process, so they get diverted, so we this reflectors will reflect it and take into the original part। yes, ये डायग्राम आप याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है। બે ત્રણ નામ છે લખી દેવાના બસ। yes, that's it। હાલો। The core of the reactor is the site of nuclear fusion. It contains the fuel elements in suitably fabricated form. The fuel may be say enriched uranium, that is one that has a greater abundance of 92 uranium 235 than naturally occurring uranium. हाँ, अभी ये जो कोर पार्ट आपको न्यूक्लियर रिएक्टर का बताया गया है, ये मेन साइट है जहाँ पे ये न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस होता है। तो उसमें ऐसे एलिमेंट्स रखते हैं कि जिसमें 92 यूरेनियम 235 का एबेंडेंस ज्यादा हो, क्योंकि वो नेचुरली रेडियो एक्टिव है। मैं आपको बता रहा था कि आज तक हर एक कंट्री के पास ऐसा एक टेक्नोलॉजी है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम को यूज कर सकते हैं, जो आपको बताया गया। लेकिन अभी ये एडवांसमेंट हो गया है। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट टेक्नोलॉजी विच इन विच they can use a nuclear reactor with a different natural radioactive materials. હવે એવું જરૂરી નથી રહ્યું કે ખાલી યુરેનિયમ થી જ આ પ્રોસેસ કરાવાય, can be done by some other natural radioactive elements. ફ્યુચરમાં તમે કાજર ફિઝિક્સમાં આગળ ભણો તો તમે બી એવું કોઈ નેચરલ રેડિયોએક્ટિવ મટીરિયલ શોધજો કે જે તમને ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન માટે કામ લાગે, તો ઇન્ડિયાને કામ લાગશે। યસ, ફર્ધર। The core contains a moderator to slow down the neutron. The core is surrounded by a reflector to reduce leakage. The energy heat released in fusion is continuously removed by a suitable coolant. अंडरलाइन कीजिएगा, रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है कि लीकेज को रिड्यूस करवाने का। कूलेंट का काम क्या होता है तो टेम्परेचर कम करवाने का। जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा या हीट को रिमूव कर देगा, तो वो टेम्परेचर कम करवा देगा। यस। The containment vessel prevents the escape of radioactive fission products. The whole assembly is shielded to check harmful radiation from coming out. એની બાજુમાં જવાય भी नहीं, उसका एक फिक्स एरिया होता है, उतने एरिया में ही जाना होता है। वो एरिया में भी आपको प्रॉपर्ली प्रिवेंशन के साथ जाना होता है, बिकॉज उसमें से रिएक्शंस बाहर आ रहे होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन व्हिच आर हार्मफुल टू अस आल्सो, आवर ह्यूमन बॉडी आल्सो। उसके आजू बाजू जाते हैं, उसकी फ्यूचर जनरेशन को भी वो प्रॉब्लम करवाता है। सो सम दैट एरिया इज दैट कि वहां तक ही जाना होता है। उसमें भी आपको पूरा कुछ बॉडी पे पूरा कुछ वो ऐसे कपड़े होते हैं स्पेशली उनके लिए, वो पहन के आपको वहां पे जाना होता है, तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो फिक्स एक टीम होता है कि दे कैन गो देयर, सबको अलाउड नहीं होता है उधर। यस। The reactor can be shut down by means of rods made up of, example, cadmium, that have high absorption of neutrons. The coolant transfer heat to a working fluid which in turn may produce steam. The steam drives the turbines and generate electricity. अंडरलाइन कीजिएगा, આપણે જે ન્યુક્લિયર रिएक्टर ની વાત કરીએ છીએ, न्यूक्लियर रिएक्टर, वो न्यूक्लियर रिएक्टर का काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। तो वो जो स्टीम मिला है, उस स्टीम को आप टरबाइन में डाल दो, उससे टरबाइन घूमेगा, तो फाइनली यू विल कन्वर्ट दिस एनर्जी टू एन इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हिच वी रिक्वायर।
So you are converting a nuclear energy to a electrical energy. Wow. If you have seen that movie, हाँ परमाणु मूवी, हाँ एमा जो તમે अगर उसमें बताया गया है कि वो जब ब्लास्ट करना होता है न्यूक्लियर ब्लास्ट, तो उनके लिए मटेरियल तो चाहिए ना जिसको अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में कन्वर्ट કરવા પાય, તે બીઆરસી માં લેવા જાય છે અને એની આખી એક પ્રોસેસ હોય. You have to write down the name for which purpose you have to, and you should be an authorized Indian government officer in which that you can provide it to you. એ આખી એવી પ્રોસેસ હોય, એ પછી એ બી ઓફિસર્સ હોય એમને બી પાછા આન્સર્સ આપવાના હોય કે you have used this material in which case. બધાને અવેલેબલ ના હોય આ material. Yes. Like any power reactor, nuclear reactors generate considerable waste products, but nuclear waste needs special care for treatment since they are radioactive and hazardous. Elaborate safety measures both for reactor operation as well as handling and reprocessing the spent fuel are required. These safety measures are a distinguishing feature of the Indian Atomic Energy Program. An appropriate plan is being evolved to study the possibility of converting radioactive waste into less active and short-lived material. अभी इसमें जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो कोई नॉर्मल वेस्ट नहीं होता है कि તમે ડસ્ટબિન માં નાખી દીધું એટલે ચાલી ગયું, બરાબર? बिकॉज दे आर एमिटिंग सम न्यू दिस डीकेज, आपने सीखा होगा अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, उसमें से न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर आते रहते हैं. तो इसके लिए भी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है कि वो न्यूक्लियर वेस्ट को कहाँ पे डालने. नाउ द रिसर्च इज गोइंग ऑन कि अगर ये न्यूक्लियर वेस्ट को हम सम कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कर पाए. એ આપણા ઘરે તો છે નહીં કે બે પેજ ફાડી નાખ્યા તો આપણે એને વેસ્ટ કરી દીધા, તો આપણે એને આપણા કંઈક એને કન્સ્ટ્રક્ટિવ યુઝ કરીએ. ધીઝ આર ન્યુક્લિયર વેસ્ટ, so they have to be more properly handled. और हैंडल तो हो गया, उसके बाद भी अगर उसका कुछ फर्दर कंस्ट्रक्टिव यूज हो पाए या नहीं हो पाए, उस पर ये वर्क चल रहा है, रिसर्च चल रहा है. मेरा एक फ्रेंड है वो अभी काम कर रहा है उस पर यूनिवर्सिटी में से, वो उस पर काम कर रहा है, तो उसमें कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा, फिर अभी कब होगा वो पता नहीं. He's doing work on this कि उसमें कुछ हो पाए. NASA has just invited him, न्यूज़पेपर में भी आया एक महीना कहीं थશે तो केस कर श्योर इंटरेस्ट हશે तो. चलो then we can go for this nuclear fusion energy generation in stars. अभी तक हमने जो मटेरियल ये प्रोसेस देखा वो फ्यूजन का प्रोसेस है, जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियर फ्यूज होके बहुत सारे न्यूक्लियस बनाता है और आपको एनर्जी मिलता है जिसको आप कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कर सकते हैं. जिसका प्रोसेस आपने जनरली 92 यूरेनियम के बेस देखा, उसमें इतने न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, इतना एनर्जी मिलता है, कंट्रोल होता है, अनकंट्रोल होता है. कंट्रोल करने के लिए क्या क्या डिफिकल्टीज होती है, तो एक तो रिफ्लेक्टर चाहिए आपको जो एनर्जी लीकेज ना करवा सके. सेकेंड, वो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर्स चाहिए. और नेक्स्ट थिंग, वो मॉडरेटर का काम हो गया. मॉडरेटर में हमने यूज किया ग्रेफाइट, वाटर या फिर हैवी वाटर्स, वो हो गया. उसके बाद सीधा आपको चाहिए कि वो कंट्रोल करने के लिए के का वैल्यू 1 के लिए आजू बाजू लाने के लिए यू रिक्वायर्ड दिस कंट्रोलिंग रोड्स जो जनरली कैडमियम के बने होते हैं. देन सेफ्टी रोड्स आर देयर जो के का वैल्यू लेस देन 1 लेके आएंगे. नेक्स्ट कूलेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्लो डाउन द टेंपरेचर, मतलब वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको यूज करते हैं. कूलेंट्स के भी एग्जांपल होते हैं, उसमें भी वाटर आता है, हैवी वाटर आता है, नाइट्रोजन आता है, बराबर. तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा. इसमें एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं एंड फर्दर इट कैन आल्सो बी आस्क्ड फॉर योर 2 मार्क क्वेश्चन आल्सो, राइट? साहिल भाई बोलिए क्या डाउट है आपको? સર હેવી વોટર એટલે કઈ આયન્સ ડિઝોલ્વ હોય એમાં? હેવી વોટર એટલે ડી એમાં હાઇડ્રોજન નું આઇસોટોપ છે એ જનરલી યુઝ થાય. જે 1H1 છે, instead of that they are using a deuterium ion 1H2, એટલે તું કે છે આયન ખરી પણ that's a deuterium ion if I am not wrong. હા, ત્યાં સુધી મને ઇન્ફોર્મેશન છે. Getting with this? Yes sir. Okay, chalo. Then we can proceed with the nuclear fusion. उसमें एनर्जी जनरेशन कैसे होता है और ये जनरली प्रोसेस होता कहाँ पे है, तो स्टार्स में होता है. आप रीड कीजिए.
हमने ऐसा देखा था कि जिसका ए का वैल्यू लेस देन 10 होता है तो दिस न्यूक्लियाई जनरली प्रोसेस और न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस करते हैं। तो जब ये 2 या 3 न्यूक्लियाई फ्यूज होकर लार्ज न्यूक्लियर बनाते हैं तो सपोज 7 MeV पर न्यूक्लियन वाले 2 न्यूक्लियाई हमने ले लिए जो कंबाइन होके आपको एक नया न्यूक्लियाई दे रहे हैं, तो वो जो नया न्यूक्लियाई आएगा वो तो 30 से 170 की रेंज में आ जाता है, बराबर। तो उसका जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो 8.6 8.8 MeV के आजू बाजू आता है। आपने लिया उसके पास 7 का था या 7 का था या 7 का था, whatever it is, but it will be greater than 8.8। तो बाकी का जो एनर्जी बचता है वो कहाँ पे जाता है, that we utilize for the our purpose। इसलिए उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और उसमें जो एनर्जी लिबरेट होता है वो हम यूटिलाइज करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि एनर्जी आया कहाँ से, ये एनर्जी आया ये बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंस। यस, हाँ, तो वो आप एग्जांपल्स एक आध दो को याद रख लो क्योंकि आपको पूछ सकते हैं कि डिफाइन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड गिव सम एग्जांपल। तो यू हैव टू गिव दिस एग्जांपल। देखो फर्स्ट एग्जांपल में आपको दिया है 1H2 सॉरी 1H1 एंड 1H1 दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ 1H2, बराबर। ये बैलेंस करने देखने जाओगे तो ये तो बैलेंस हो गया है 1 + 1 2, तो Z ने जो तो पहला लेफ्ट साइड पर 1 + 1 2 છે, so we need to put some positron over here, એટલે બીટા પાર્ટિકલ મૂકવું પડે, અને એમાં જો તમને એક ન્યુટ્રિનો મળે છે અને 0.42 MeV ની એનર્જી મળે છે। सेकेंड आपको दिया है कि जब ड्यूटेरियम कंबाइन होता है 1H2 दैट गिव्स अ 2He3, उसमें Z आप देखो तो बैलेंस हो गया है 1 + 1 2, પણ જો તમે A ની વેલ્યુ જો તો 2 + 2 4 આવે છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર, અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર મળ્યું છે આપણને એમાં 3 છે, so it gives one neutron, neutron એટલે 0 and 1, तो बैलेंस हो जाएगा। उसके साथ 3.27 MeV का एनर्जी मिलता है। 1H2 का एक दूसरा फ्यूजन भी दिया है कि 1H2 gives 1H3, એટલે ટ્રિટિયમ આપે, બેલેન્સ કરવા માટે એક સાથે એક પ્રોટોન મળે 1H1 અને 4 MeV ની એનર્જી। these are some nuclear fusion process which are given that you have to remember, examples है इसके। In the first reaction, two protons combine to form a neutron and a positron with a number of 0.42 MeV. हाँ, ये जब रिएक्शन आप एग्जाम में लिखते हो तो रिएक्शन लिख के नीचे यही लिख देने का कि भाई ये रिएक्शन में 2 प्रोटॉन कंबाइन होकर एक ड्यूटेरियम मिलता है, ड्यूटेरॉन मिलता है और आपको 0.42 MeV का एनर्जी यूज करने के लिए मिलता है, इसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। यस, In reaction 13.29, in reaction 13.29, and a proton from fusion to take place, the two nuclei must come close enough so that attractive short range nuclear force is able to. हमने आज तक ऐसा सीखा है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, बट जनरली उसका एक रेंज होता है। इसका ग्राफ शायद आपको दिया है कि नहीं दिया है टेक्स्ट बुक में, मेरे को पता नहीं है। एक ग्राफ आता है वो रेंज बताता है कि कौन सी रेंज तक न्यूक्लियर फोर्स से वो अट्रैक्टिव दे सकता है, कौन सी रेंज के बाद वो रिपल्सिव हो जाता है। दिस ग्राफ इज गिवन टू यू ऑन पेज नंबर 445 which can give you this idea। you can see that कि वो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ दिया है। तो R0 तक आप देखो तो वो एनर्जी का वैल्यू कुछ है, फिर वो मिनिमम हो गया और फिर वो वापस इंक्रीज होता जाता है। दैट गिव यू एन आइडिया कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एक ही टाइप का फोर्स नहीं, डिपेंड्स ऑन द रेंज। डिपेंडिंग ऑन द रेंज इट कैन बी attractive, it can be a, but if the nuclear fusion process to be done, these two nuclei or two more nuclei which are to be fused together, they should come to some minimum range। वो रेंज तक वो आएंगे तब वो न्यूक्लियर फोर्स उसको अट्रैक्ट करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा तब जाके फ्यूजन का प्रोसेस होगा। એટલે બધા न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस ना कराई सके, द रीजन इज दैट कि सब न्यूक्लियर वो रेंज में नहीं होते, जो रेंज में होते हैं वही अट्रैक्टिव फोर्स उसमें लगेगा और वही फ्यूजन का प्रोसेस करवा सकते। इसलिए फ्यूजन का प्रोसेस इतना इजी नहीं है कि आज हमने सोच लिया और इधर कर लिया। it takes some required some variables, some fundamentals which are to be required, जो जनरली स्टार्स में अवेलेबल होता है तो हो जाता है। यस, However, since they are both positive,
हाँ, ऐसा अगर आपको याद हो तो हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था कि भाई दो पर्टिकुलर हाइड्रोजन से उनको फ्यूजन करवाना है, सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द पोटेंशियल बैरियर। जब हमने आपको एक वो कैलकुलेशन करके दिखाया था पोटेंशियल एनर्जी, एक का रेडियस इतना है, दूसरे का रेडियस इतना है, दोनों का रेडियस सेम था, एक का चार्ज ई था, दूसरे का चार्ज ई था, तो यू इज के स्क्वायर बाय आर एंड दैट इज द पोटेंशियल बैरियर दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। कि उन दोनों को जब नजदीक लाना है फ्यूज करवाने के लिए, तो दोनों सेम चार्ज के पार्टिकल्स होते हैं या न्यूक्लियस होते हैं, so they will have a coulomb repulsive force between them when there is a energy, that nuclei having that much energy which can overcome this repulsive force, then they come close together and then they can form a nuclear fusion process. वो एनर्जी को देने का तरीका बहुत सारा है। आप जानते हो कि एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन बी नॉट बी। तो वो एनर्जी आपको देना है उसको नजदीक आने के लिए, वो प्रोसेस करवाने के लिए, यू कैन गिव इट बाय वेरियस ऑफ पार्ट। बट आपको आगे जाके अभी मैं कैलकुलेट कराऊंगा कि दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक देम टू क्लोजर टू फॉर्म अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इज सो लार्जर दैट वी कैन नॉट प्रोवाइड इट इजी। that only a way to give that energy। आज तक जो पता है, आगे एडवांसमेंट हो तो पता नहीं है, आज तक जो पता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस करवाने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, that energy can be provided by temperature only। એટલે ટેમ્પરેચર વધારીને જ આ એનર્જી અપાય। એટલે જ આજ સુધી આપણે જે ફ્યુઝન ખબર છે, अपने को जो फ्यूजन पता है उसका नाम है थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। थियोरेटिकल सब है कि फ्यूजन होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वेरीफाइड थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन है जो स्टार्स में होता है। इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि वो जो एनर्जी मिलता है, वो एनर्जी ये न्यूक्लियर को टुगेदर लाने के लिए जो एनर्जी होता है उससे कम उसके रेंज में आ जाता है, तो वो न्यूक्लियर नजदीक आके फ्यूजन का प्रोसेस करवाता है। એટલે લેબોરેટરીમાં બી આ પ્રોસેસ કરાવવું હોય તો ટેમ્પરેચર બહુ બધું રાખવું પડે। યસ, It can be shown, for example, that the barrier अंडरलाइन कीजिए। जब तो हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन એટલે 1h1 हाइड्रोजन न्यूक्लियस, उसके लिए पोटेंशियल बैरियर 400 केवी 400 केवी का पोटेंशियल बैरियर होता है। व्हेन यू कैन break this potential barrier, then these two protons can come together and can form a thermonuclear fusion, nuclear fusion process। Now this 400 keV energy is required for proton, जो lightest nuclei हम consider करते हैं जो fusion करवा सकते। હવે એનાથી ઉપર જાઓ, ડ્યુટેરિયમ માં જાઓ, ટ્રિટિયમ માં જાઓ, કાર્બન જાઓ, બોરોન જાઓ, this will increase and that increase is exponential। 400 ની જગ્યાએ 800, 1000, 1500, 2000, 2500 એનર્જી જોઈએ। that energy we cannot provide, even stars cannot also provide। એટલે અત્યાર સુધી એવો કોઈ સ્ટાર મને નથી ખબર કે જેમાં કદાચ હિલિયમ પછીનું फ्यूजन થયું। थियोरेटिकली होगा, प्रैक्टिकली मैंने देखा नहीं है, सुना नहीं है। आपके ध्यान में कोई आया तो बोलना कि जिसमें हीलियम से हैवी न्यूक्लियर का फ्यूजन होकर एनर्जी मिल रहा हो। अपना सन है वो हाइड्रोजन को फ्यूज करके एनर्जी देता है, क्योंकि उतना ही टेम्परेचर है अपने सन के पास, उससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं है कि वो इतना थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर पाए जिसकी वजह से हैवी न्यूक्लियर का फ्यूजन हो। यस, we can estimate the temperature as a two protons in a solid gas so that will be have enough energy to overcome हाँ, तो ये आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन भी आपको समझना पड़ेगा। आपकी नोटबुक है तो उसमें लिखिए, हम जो लिखवाते हैं वैसा ये एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, फॉर प्रोटॉन प्रोटॉन फ्यूजन, फॉर प्रोटॉन प्रोटॉन फ्यूजन नीचे लिखिए पोटेंशियल बैरियर U इक्वल टू पोटेंशियल बैरियर कैपिटल U इक्वल टू 400 keV। बराबर लिखा, उसके नीचे लिखिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड
to achieve this energy. This energy ब्रैकेट में लिखिएगा इन फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी. लिखिए नीचे मैं फॉर्मूला लिखवाता हूं आपको. 400 keV इक्वल 3/2 kBT. ये थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला है जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. 3 स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, kB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. बराबर, टेम्परेचर केल्विन में आएगा. इसमें से हमें कैलकुलेट करना है टेम्परेचर का वैल्यू. तो वो टेम्परेचर को पहले आप सब्जेक्ट बना दो. Am I clear to all of you? Online students? Okay. तो फिर आपको उसके लिए करना, मैं बोर्ड पे करवाऊं या पता चलेगा? ओके. तो आपको उसके लिए पहले तो क्या टेम्परेचर का जब सब्जेक्ट बनाया तो क्या आया ये मेरे को बताओ आपके पास. 2/3 400 kV/kB. तो इसमें पहले कन्वर्जन करना पड़ेगा. इट विल बी 2/3. 400 को रहने दो, किलो का कर दो 10⁻³ ईवी का करो 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो ऐसा हो जाएगा 2/3 इंटू 400 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन, हाँ, डिवाइड बाय केबी आएगा ना. हाँ, तो केबी का वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23. इट्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. 1.38 इंटू 10⁻⁻23. अभी आप कैलकुलेटर यूज कीजिए, आंसर क्या आता है हमें बताइए. कंप्लीट मतलब फुल आंसर लिखिएगा, फ्रैक्शन जो आए उसको अप्रोक्सीमेट करके. हाँ, एंड आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड. अगर नहीं होता है तो फिर हम बोर्ड पे समझाते हैं. आप your answer should be about this. 309 इंटू 10⁻⁷. ऐसा मेरे को आयुषी ने बताया यहाँ पे भी. इट इज 3 इंटू 10⁻⁹ केल्विन अराउंड बाय. लिख दीजिए उधर. निधि भी एज के छे. ओके, यू कैन. ओके, देवांशी ने भी एज आंसर छे. गुड. इट विल बी अराउंड 3 इंटू 10⁹. एम आई राइट? हर्षिल भाई भी ये आंसर बता रहा है. बस मतलब आंसर सही है, केल्विन में आएगा. अब सोचिए 3 इंटू 10⁹ केल्विन का टेम्परेचर. अब ये अर्थ की सरफेस पे तो आप कहां से लाओगे नेचुरली. सो व्हाट यू कैन डू इज दैट, इधर आप लेबोरेटरी में इतना टेम्परेचर क्रिएट करो तब जाके प्रोटॉन फ्यूज होंगे. या फिर नेचुरली करवाना है तो अर्थ की सरफेस पे पॉसिबल नहीं है. यू शुड हैव टू गो फॉर द दैट हायर टेम्परेचर. तो इस सन के कोर में इतना टेम्परेचर होता है जो प्रोटॉन को फ्यूज करवा के आपको एनर्जी देगा. दैट्स व्हाई द अवेलेबल नेचुरल साइट फॉर दिस थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन इज द कोर ऑफ स्टार्स, जो हम यहाँ पे नहीं करवा सकते. इसलिए आपका टॉपिक का नाम दिया था न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार्स. गेटिंग विद दिस? यस. ये आपको कैलकुलेशन 2 मार्क में पूछ सकते. જેવું મેં પહેલા કીધું તમારું નસીબ ખરાબ હોય તો આવું બધું પૂછે, કારણ કે આ બધા અનપ્રિડિક્ટેડ ટોપિક છે. આ તમે કાઢી નાખો કે આવું શું પૂછવાનું, પણ પૂછી લે એટલે મેં કેલ્ક્યુલેટ કરાવી દીધું તમને. યસ, ફર્ધર. When fusion is achieved by aiding the formation of the system, so that particles have enough kinetic energy to overcome the Coulomb equals to behavior, it is called thermonuclear fusion. अंडरलाइन कीजिएगा, ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन का डेफिनेशन ये पूछते ही है जनरली कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है. So thermonuclear fusion is a process of nuclear fusion achieved by providing a thermal energy to the given nuclei. न्यूक्लियाई को आप थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करो, वो नजदीक आए, फ्यूजन का प्रोसेस करवाया, आपको एनर्जी दे, तो इसको थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं. राइट? Thermonuclear fusion is the source of energy obtained in the interior of the sun. The interior of the sun has a temperature of 0.010 which is considerably less than the estimated temperature required for fusion of particles of everything.
The early fusion in the sun involves protons, whose energies are much above the average. हमने जब कैलकुलेट किया कि भाई जो प्रोटॉन्स है जिनको फ्यूज करवाना है, तो इसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट, जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है वो 10⁹ के केल्विन के अराउंड जाता है। सन का जो कोर का भी टेम्परेचर है वो 10⁷ केल्विन, तो उससे 100 टाइम्स कम है। हमें तो फ्यूजन करवाना ही है और फ्यूजन हो ही रहा है जिससे एनर्जी मिलता है। तो फिर वो कैसे हो गया? प्रोटॉन से तो कोई लाइटर न्यूक्लियर नहीं होते कि जो फ्यूज हो, तो कैसे हो गया? वो इसलिए हो गया कि वहां पे जो प्रोटॉन्स होते हैं ऑलरेडी वो दे आर हैविंग सम एनर्जी। तो आपने जो रिक्वायर एनर्जी 400 केवी का लिया है ना, दैट इज अ थियोरेटिकल वैल्यू फॉर द स्टैंडर्ड प्रोटॉन्स व्हिच आर स्टेबल, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। सन के केस में जो प्रोटॉन्स है वो दे आर ऑलरेडी इन मोशन, तो उसके लिए जो पोटेंशियल बैरियर होगा उसका रिक्वायरमेंट वो करीबन 400 से थोड़ा कम आएगा, 200-300 के आजू बाजू आएगा। और वो डाल के जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो रेंज 10⁷ में सेट हो जाएगा, तब जाके वो सन के अंदर ये फ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो प्रोटॉन का डिफरेंस है वो आपको पता लगना चाहिए कि सर 10⁹ अचीव करना था, है 10⁻7, तो हुआ कैसे? हुआ इसलिए क्योंकि ऑलरेडी दे आर हैविंग सम एनर्जी। बराबर, इट्स लाइक दैट कि आप 10th 11th में से पढ़ के आए हो तो आपके पास थोड़ा नॉलेज तो है, हमें तो थोड़ा सा ही देना है, पर हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है। तो हमने ये कुछ नहीं है ऐसे 400 केवी से कैलकुलेट किया, लेकिन आपके पास है तो फिर इतना जरूरत हमें नहीं होगी देने की। बराबर है? यस। The fusion reaction in the sun is a multi-step process in which the hydrogen is burned into helium. अंडरलाइन कीजिएगा, फ्यूजन रिएक्शन इन द सन is a multi-step process and that's most IMP process. ये जो 4 रिएक्शन अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ is most IMP, by which thermonuclear fusion multi-step process the sun is giving its energy. बराबर, तो आपको ये याद रखना है कि इसमें हाइड्रोजन है वो बर्न होके हीलियम हो रहा है। अभी तक ऐसा कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं मिला है कि जो हीलियम उसमें मिल रहा है वो बर्न होके कुछ और दे। बर्न मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। અત્યાર સુધી આપણને એવું જ ખબર છે ને એવું જ છે કે સનમાં જે हाइड्रोजन न्यूक्लियस છે दे आर फ्यूज टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियर। कोई हीलियम का क्या हो रहा है उसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस आज तक मिला नहीं। फ्यूचर में मिलेंगे तो आप भी देख लेना, हम भी देख लेंगे। ठीक। Thus, the fuel in the sun is the hydrogen in its core. The proton-proton cycle by which this occurs is represented by the following. हाँ, वो मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ लिख के। बराबर, दिट्स अ प्रोटॉन साइकिल व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। इट्स मोस्ट टाइम पे ये चारों रिएक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे। याद इसलिए रखने पड़ेंगे क्योंकि ये 3 मार्क का आईएमपी थियरी कि एक्सप्लेन द प्रोटॉन रिएक्शन बाय व्हिच द सोलर एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू अस बाय सन। बराबर, सो लेट आई एक्सप्लेन यू दैट। लो वीडियो क्लैरिटी ओके? ना पाड़े ओके, चलिए। हमने ऐसा सीखा कि प्रोटॉन साइकिल, इसको प्रोटॉन साइकिल क्यों बोलते हैं उसका भी रीजन है। प्रोटॉन साइकिल इट्स अ मल्टी स्टेप thermonuclear fusion by which the sun is giving energy to us। बराबर, तो इसके रिएक्शंस आप देखिए 1H1 એટલે શું થાય? प्रोटॉन। वी आर यूजिंग अ प्रोटॉन 1H1 that fused to form 1H, बैलेंस नहीं हुआ है देखिए आप, 1H1 1H1 1H2, मतलब आ बैलेंस થઈ ગયું છે, આ બેલેન્સ નથી થયું। आप मेरे को बोलिए क्या रखना पड़ेगा? बीटा, दैट इज +1 E0। नाउ इज इट so this is 1 + 1 2, this is 1 + 1 2 and here also it is 1 + 1। is it okay with that? इसके साथ एक न्यूट्रिनो भी प्रोड्यूस होता है। ये प्रोसेस को बोलते हैं बीटा डीके। बराबर, ये फर्स्ट रिएक्शन है। मैंने बोला कि इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें 2 1H1 फॉर्म होके एक 1H2 बनाते हैं।
इसके जो आउटपुट्स है वो आप याद रखिएगा, तो मैं आपको बता भी दूंगा कि इसको याद कैसे रखना है। इसमें जो Q वैल्यू होता है दैट इज 0.42 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.42 MeV का एनर्जी आपको मिलता है। इसके आउटपुट को आप याद रखिएगा, क्योंकि इसको हमें फर्दर यूटिलाइज करना है, क्योंकि एक रिएक्शन ये करवाएगा, एक रिएक्शन ये करवाएगा। एक आपको मिल रहा है 1H2 और एक मिल रहा है आपको प्रोटॉन। देखिए, तो सेकेंड रिएक्शन है कि ये पहले प्रोटॉन का काम खत्म कर देते हैं। दिस प्रोटॉन इज फ्यूज्ड टू विथ एन इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन बोलो तो भी चलेगा, प्लस ही माइनस ही, कुछ मिलेगा तो नहीं। तो फ्यूज हो गए, काम खत्म हो गया। तो आपको इसमें 2 न्यूट्रिनो दिखाए होंगे। 2 न्यूट्रिनोज आर ऑब्टेन विथ एन एनर्जी ऑफ 1.02। मैंने बोला था कि हमारे पास 2 आउटपुट में 2 न्यूक्लियाई मिले, इसका काम तो खत्म हो गया, अभी इसका काम बाकी है। एक और आने यूज करने की इक्वेशन बनाई दो। इट इज 1H2 that fused with 1H1. इट इज 1 + 1, यहाँ पे मिल रहा है 2He3। चेक कीजिए, बैलेंस हो गया तो उसके साथ कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा वो सब चार्जलेस होंगे। 1H2 + 1H2 दैट इज 2, एंड यहाँ पे हो गया 2 + 1 दैट इज 3। इसके साथ भी एक न्यूट्रिनो मिलता है और इसके साथ 5.49 MeV का एनर्जी मिलता है। ये तीनों एनर्जी का वैल्यू, ये तीनों रिएक्शन भी आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। सर याद रखने का तरीका, पहलू याद रखो એટલે બાકીના બે याद થઈ જશે। हाउ 1H1 नाम क्या दिया है इसका? प्रोटॉन। प्रोटॉन એટલે प्रोटॉन यूज करवाना है। तो वी हैव यूज्ड 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस दिस फ्यूज्ड टू फॉर्म अ ड्यूटेरियम। पर यहाँ पे जो आउटपुट मिले है उस एक बार ये रिएक्शन करवाएगा, एक बार ये रिएक्शन करवाएगा, तो आपको याद रह जाएगा। फिर आप फाइनल रिएक्शन देखिए, 4th स्टेप। चलो, फाइनल रिएक्शन ऐसा है, 2He3 इसका आउटपुट प्लस 2He3 that forms or that fuse to form 2He4। बैलेंस करवाइए, 3 + 3 અને here 2 + 2। આપણને તો અહીંયા જે 2 જ મળ્યું છે ને અહીંયા 4 જ મળ્યું છે, એટલે અહીંયા 2 બાકી છે અને અહીંયા भी 2 બાકી છે, बराबर। प्लस आपको यहाँ पे मिल रहा होगा 1H1 2 बार। अब તમે 2 टाइम्स કરીને લખો तो भी ચાલે, there is no problem with that। then plus 12.86 MeV का एनर्जी। गेटिंग विद दिस? इसमें कुछ अनबैलेंस नहीं लगा आपको? अंदर थी कोई न्यूक्लियस यानी जाते ऐड ना था, हाँ? तो आप मेरे को थोड़ा सोच के बताइए, ये 1H1, ये 1H1 that fused to form a 1H2 and 1 positron। ये पॉजिट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो गया, बराबर, और आपको 2 न्यूट्रिनो मिल गए। ये यहाँ पे मिला था, वो यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, बाहर से कहीं आया नहीं, अंदर से कहीं गया नहीं, इसका काम खत्म। यहाँ पे एक 1H2 मिला था, वो 1H2 एक हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन के साथ कंबाइन हो गया, प्रोटॉन के साथ कंबाइन होकर उसने 2He3 बना दिया और आपको 5.49 MeV का एनर्जी दी। लेकिन यहाँ पे कितने आपको हीलियम मिले थे? 2, और हमने यहाँ एक ही मिले था 2He3, और यहाँ पे हमने कितने यूज किए? तो कहाँ से आए? होता तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, मतलब इनपुट में तो हमारे पास प्रोटॉन ही है, तो ये दूसरा कहाँ से आया? द क्वेश्चन अराइजेस इज दैट, कॉमन क्वेश्चन है, कहाँ से आया ये? इसमें तो एक ही मिला है, हमने यूटिलाइज तो 2 कर लिए। प्रोटॉन है तो फिर 2He3 तो कहीं से आएगा नहीं, कहीं से मिला होगा तो ही यूटिलाइज कर सकते हैं, अंदर से हम नहीं डाल सकते। प्रोटॉन जितने चाहो उतने डाल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। हाँ, ये तीनों रिएक्शन फिर से 2 बार करवा दो। दिस रिएक्शन हैपेंस 2 टाइम्स, तब जाके यहाँ पे जो 2He3 होगा वो 2He3 2 बार होके आपको ये 2He4 और 1H2 मिलेगा, बराबर। तो दिस रिएक्शन हैपेंस 2 टाइम्स एंड दैट यू गेट द फाइनल एनर्जी। अपने को फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करना है। फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो पहला वाला रिएक्शन 2 बार हुआ है, तो 0.42 इन MeV into 2, दैट इज आई थिंक सो 0.8
84 MeV। सेकेंड रिएक्शन भी 2 बार हो रहा है, 1.02 MeV into 2 मतलब 2 MeV, 5.49 MeV into 2, 10.98, 10.98 ना, 10.98 प्लस लास्ट रिएक्शन तो एक ही बार हुआ है, प्लस 12.86, ये सबको ऐड करो, आपको फाइनल एनर्जी मिलेगा 26.7। This is the amount of energy obtained in this proton cycle, जिसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी, जो हमारे तक पहुंचता है। ये तो एक प्रोटॉन का, दो प्रोटॉन का मैंने फ्यूजन बताया। Now why it is so called proton cycle? आपने यूज क्या किया है? कितने प्रोटॉन? दो नहीं, 4, 2 बार થાય છે ना रिएक्शन, 2 2 जा, आपको मिले कितने हैं वापस? भाई आप बीच में यूज हो गए, बाकी हाँ, तो फिर आपको यहाँ पे 2 यूज हो गए, तो यहाँ पे वापस कितने मिल गए? प्रोटॉन को यूज किया, प्रोटॉन को मिला, प्रोटॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटॉन साइकिल। द रीजन टू कॉल दिस एज अ प्रोटॉन साइकिल, इनपुट जो है वही आउटपुट में मिल रहा है। तो गेटिंग विद दिस, थोड़ा वो 13.30 के बाद एक लिखा है, वो थोड़ा रीड कीजिए। हाँ, अंडरलाइन कीजिएगा कि फर्स्ट 3 रिएक्शन मस्ट अकर ट्वाइस। क्यों 2 बार होने चाहिए, उसका रीजन मैंने आपको समझाया कि 2 2He3 चाहिए, मिल रहा है, ये तीनों ही रिएक्शन एक ही बार कराओगे तो एक ही मिलेगा, 2 चाहिए, इसलिए ये तीनों रिएक्शन 2 बार करवाने पड़ते हैं। यस, In which case two light helium nuclei unite to form ordinary helium nuclei. If we consider 2 लाइट हीलियम न्यूक्लियाई એટલે 2He3 की बात कर रहे हैं, and they are formed to they are fused to form a stable helium nuclei, that is 2He4, जो ओरिजिनल हम हीलियम जानते हैं वो। if we consider the combination of 1 plus 2 2 plus 2 3 plus 2 4, the net effect is हाँ, वो नेट इफेक्ट हमें समझना है, देखिए बराबर आता है कि नहीं। पहला बदाना LHS ले लेवाना, ये फाइनल रिएक्शन, एक ही में सब रिएक्शन समझाना है। 1H1 कितने हैं? 2, और वो यूज कितने टाइम्स किया हमने? इट इज 4 टाइम्स 1H1। गेटिंग? जो दिया आपको 4 टाइम्स 1H1 प्लस उसमें से जो हमने बाकी जो यूज किया वही करना है। ये यूज किया था 1H1 प्लस 1H1, तो उसको 2 टाइम्स किया तो 2 2 जा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से मिल रहा था डायरेक्ट, वही यूज कर लिया, यही यहाँ पे आ गया ना डायरेक्ट। ये एक्स्ट्रा तो नहीं लिया, एक्स्ट्रा क्या लिया है हमने? इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लिए? एक, लेकिन उसको कितनी बार करना है? 2 टाइम्स। तो प्लस 2 माइनस 1E0, यू गेटिंग विद दिस? इसमें जो न्यूट्रिनो मिला, इसमें न्यूट्रिनो को तो छोड़ दो, 1H2 जो तो यहां से मिला था, ये 1H1 एक्स्ट्रा यूज किया है। गेटिंग? एंड फाइनली यू विल गेट 2He4, ये हम आउटपुट की बात कर रहे हैं। 2He4 प्लस 2 न्यूट्रिनोस प्लस 6 गामा पार्टिकल एंड प्लस 26.7 MeV। चेक करिए ऐसा हो रहा है? ગામા પાર્ટિકલ અને પાછું પેલામાં કન્ફ્યુઝ ના થતા, આ ગામા પાર્ટિકલ છે। और ऐसा जो सिंबल बताया गया है वो दिस इज न्यूट्रिनो, दिस इज गामा, बराबर? એટલે 6 ગામા મળે છે, ચેક કરો। इज इट? यहाँ पे कितना है? 1 2 3, આ रिएक्शन કેટલી વાર? 3 2 जा, बराबर है, 6 आ गए। यहाँ पे एक गामा मिला है, नहीं गामा न्यूट्रिनो है, हमारी भूल है। हाँ, इट्स न्यूट्रिनो। दिस रिएक्शन आल्सो हैपेंस, ये ट्वाइस आपको मिल गया, बराबर? इसमें से आपको ये 2He4 मिला। गेटिंग? सर टोटल तो 6 1H1 यूज થયા ને, અહીંયા કેટલા? અહીંયા કેટલું?
1 ये तीनों रिएक्शन 3 2 जा आपने तो 4 ही लिखा, बाकी के 2 यहाँ आ गए ना। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, तो फिर आप यहाँ पे लिखो 6 1H, इसमें से आपको मिलेगा एक 2He4, वो तो आ गया। फिर आपको वो 2 प्रोटॉन मिल रहे हैं वो वापस लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, ये यहाँ पे 4 लिख के यहाँ पे 1 भी नहीं लिखो, काम तो एक ही है। यू आर गेटिंग विद दिस? ये फाइनल रिएक्शन है, कैसे हुआ। आपको रिक्वायरमेंट फाइनली अगर पूछेंगे तो किस किस की है, 4 प्रोटॉन અને 2, बाकी બધું तो તમને મળી જ જાય છે। गेटिंग? चलिए ये लिख लीजिए, कुछ डाउट है तो बोल दीजिए, मैं उसको एक बार रीड ही कर लेते, खत्म कर देते, फिर आप लिखिए, बराबर है। There are 4 hydrogen atoms combined to form an 2 helium जो नीचे रिएक्शन તમને બધા સારી રીતે આપ્યું છે કે 4 1H1 plus 4 electron, બરાબર, that gives the 2He4 plus 2 electron, એટલે પાછું બેલેન્સ થઈ ગયું 4 અને 2 neutrino 6 gamma and 26.7, અને તમે ડાયરેક્ટ આવું લખો તો બી ચાલે, no problem in that. You getting with this? Yes. Helium is not the only element that can be synthesized in the interior of star. As the hydrogen in the core gets depleted and becomes helium, the core starts to lose. हीलियम क्या है कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है, क्योंकि आपको जो वहां पे टेम्परेचर था उसको तो आप ये इसको नजदीक लेके आने में यूटिलाइज कर रहे हो, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं, ऐसा बिलीव किया जाता है कि सन इज एट दी हाफ एज, उसका टेम्परेचर, कोर का टेम्परेचर कम होता जा रहा है, क्योंकि वो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अभी सन अपनी हाफ एज पे पहुंच गया है, क्योंकि उसके जितने हाइड्रोजन थे, जिस ये कन्वर्ट होके 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 फाइनली इतने हीलियम्स में कन्वर्ट हो गया, आधा फ्यूल उसका कंप्लीट हो गया, बराबर। रिमेनिंग हाफ कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब सन की डेथ हो जाएगी। वो स्टार की जब डेथ होती है तो उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जो आप आगे जाके फिजिक्स में अगर इंटरेस्ट होगा तो आप पढ़ोगे उसको, सुपरनोवा, रेड जायंट, ब्लू ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ, दिस आर द डिफरेंट स्टेजेस होता है। सन का कौन सा स्टेज आएगा, दैट डिपेंड ऑन इट्स साइज एट द टाइम ऑफ डेथ, वो साइज पे फिक्स होता है। यस। The star begins to collapse under its own gravity, which increases the temperature of the core. If this temperature increases at about 10 years to 8 Kelvin, fusion takes place again. हाँ, दिस इज पॉसिबिलिटी। मैं તમને એવું કીધું કે वो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट होते जा रहा है, जिसकी वजह से जो मास है कम होता जा रहा है, तो वो ग्रेविटेशन कोलैप्स हो रहा है, कोलैप्स होगा इसलिए टेम्परेचर बढ़ रहा है। कहां तक बढ़ेगा? 10⁸ केल्विन। अगर ये टेम्परेचर इतनी रेंज में आ गया फर्दर, वो अभी हम नहीं बता सकते, इतनी रेंज में आ गया कि वो अंदर के हीलियम को भी बर्न कर पाए, मतलब फ्यूजन का प्रोसेस करवा पाए, तो पॉसिबल है कि सन का डेथ ना भी हो, बट दिस आर द पॉसिबिलिटीज, वी कैन प्रिडिक्ट इट, वी कैन नॉट प्रूव इट, राइट। This time of helium nuclei into carbon. This kind of process can generate for fusion higher and higher mass number hydrogen. But elements more massive than those up near the peak of the binding energy caused in figure 13.1 cannot be so solid. The age of the sun is about 5 into 10 raised to 9 years, and it is estimated that there is enough hydrogen in the sun to keep it going for another 5 billion years. હા, એટલે મેં તમને કીધું હાફ એજ પર આવી ગયું છે, હજી 5 બિલિયન યર્સ ચાલશે, 5 બિલિયન યર્સ થી ચાલે છે, 5 બિલિયન યર્સ ચાલશે, એટલે હાફ એજ પર આવી ગયું છે। યસ। After that, the hydrogen burning will stop and the sun will begin to cool and will start to collapse under gravity. हाँ, वो टेम्परेचर कम होता जाएगा, वो कोलैप्स होता जाएगा, कोर का टेम्परेचर बढ़ेगा। Which will raise the core temperature. हाँ, इज कैन बी अ गुड एमसीक्यू। देखने जाओ तो ये थोड़ा मिसमैच हो रहा है, आप देखिए कि भाई टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, इसकी वजह से वो कोलैप्स हो रहा है, फिर से वो टेम्परेचर बढ़ेगा कोर का। The outer envelope of the sun will expand, turning into the so-called red giant. એ આ તો ખાલી વાતો છે, રેડ જાયન્ટ માં કન્વર્ટ થાય, ઇટ કેન બી અ સુપરનોવા, ઇટ કેન બી અ પલ્સર, ઇટ કેન પલ્સર એટલે પેલી ચલાવવા વાળી નહીં, डेथ ऑफ अ स्टार, एक टाइप का स्टार का जो डेथ होती है उसके टाइप पे एक स्टार मिलता है, उसके डेथ के टाइम उसको पल्सर्स बोलते, एना ઉપરથી જ આ નામ પલ્સર પડ્યું છે। પલ્સર ઇઝ ફાસ્ટ મૂવિંગ સ્ટાર, એના ઉપરથી આ બાઇક નું નામ રાખ્યું છે બજાજ વાળાએ, બજાજ पल्सर। पल्सर इज फास्ट मूविंग स्टार, सो इट डिपेंड ऑन द साइज कि वो क्या बनेगा। रेड जायंट बनेगा तो ये लोग पॉसिबिलिटी ऐसा बोल रहे हैं कि उसका जो आउटर एनवेलप है वो
बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो आप छोटे थे, अभी भी आप जानते हो कि वो एक सोलर सिस्टम होता है, अपना थर्ड फोर्थ रैंक आता है, तो वो एक एनवलप बड़ा होता जाएगा। तो मे भी ऐसा होगा फ्यूचर में कि इवन आवर अर्थ कैन आल्सो बी गोइंग इनसाइड द सरफेस ऑफ सन, क्योंकि सन अपना एनवलप बढ़ा रहा है, आउटर रीजन बढ़ा रहा है, इसलिए तो बहुत बड़ा वर्षों लागे। पर दिस आर द सम पॉसिबिलिटीज। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को पूछ लीजिए, अदरवाइज यू कैन राइट डाउन दिस। तो फाइनली दैट कंप्लीट्स द थियरी पार्ट ऑफ योर चैप्टर, बराबर। मतलब ऑफिशियली हमारा टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो गया, सिलेबस ऑफिशियली खत्म हो गया। नाउ देयर आर सम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस व्हिच आर केप्ट 11 ચેપ્ટર માં સર કંઈક તમને એડિશનલ એક્સરસાઇઝ ના ક્વેશ્ચન્સ નહીં કરાયા હોય એવું કંઈક છે ને, 12th માં બી નહીં કરાયા હોય, મે બી, આઈ ડોન્ટ નો। બીજું એવું તમારા ધ્યાનમાં કંઈ છે જે બાકી રહી ગયું છે? अब मेरे को एक चैप्टर 7 में एक मेरे को कंफर्मेशन चाहिए आप लोगों के पास से, वो एनालिटिकल सॉल्यूशन करके एक है, वो आपको करवाया है कि नहीं करवाया? થઈ ગયું કોને? મેં કરાવ્યું, સર કરાવ્યું? ઓકે, મેં જ કરાવી દીધું। એનાલિટિકલ સોલ્યુશન ની વાત કરું છું, છેલ્લે કરાવ્યું ઓકે। સિંગલ સ્લીપ, ઓકે। તો હું ચલો ચેપ્ટર 1 થી મને જેટલું ધ્યાનમાં આવ્યું છે એટલે તમને કહી દઉં છું, તમે મને કન્ફર્મેશન આપજો। explain process of charging by induction, obtain the expression for the electric field due to a uniformly charged solid sphere, 3D વાળું। State some important result regarding electrostatics of conductors, electrostatic shielding શું હોય આ તે બધું તમને સમજાઈ દીધું છે? મને એમ કે બાકી explain principle of Venn diagram generator, समझा? मैं सर हाँ ओके, मतलब इन शॉर्ट हो गया ना? चलो મને એમ કે આ બધું બાકી છે એટલે મેં ટીક કરી રાખ્યું। Chapter 3 में explain series connection of two non-identical cells and explain parallel connection of two non-identical cells. Series connection માં કદાચ તમને કહું તો I ની વેલ્યુ મળી હશે E1 plus E2 upon R1 plus R2, non-identical છે એટલે બેવને અલગ અલગ પોટેન્શિયલ વાળા લેવાના, એની આખી થિયરી કરાઈ હશે। ઓકે। Chapter 4 में है discuss motion of charged particle in uniform magnetic field when the velocity vector is perpendicular to the magnetic field vector, or explain the principle of cyclotron. Chapter 5 में ऐसा है derive the expression of magnetic field at any point on the axial line of solenoid and compare it with a bar magnet. Comparison પેલું આમ એક એની ring geometry લઈને એના ઉપર elements લઈને તમને comparison કરાવ્યું હશે। explain properties of diamagnetic material, prove and explain hysteresis curve, BH curve. Chapter 6 में है define AD currents and explain the methods to reduce it, AD current। हाँ એમાં તો મને યાદ છે બહુ બધા questions પૂછ્યા था। ये 7 का तो आपने मेरे को कंफर्म करवा दिया। 7th में और एक क्वेश्चन है, का फॉर्मूला डिराइव करवाया था आपको, બે કેસ કરાયા છે કદાચ, એક 25 સેન્ટીમીટર પર ત્યારે 1 + d/f મળે ને એક વાર d। ઓકે। explain the construction of refracting telescope by figure and obtain the equation of its magnification। telescope નું magnification FO/FE આવે ડાયાગ્રામ થી સમજાયું હતું। ઓકે। draw a schematic diagram of Cassegrain telescope। in chapter 10 में आपने मेरे को एक क्वेश्चन बोला ना, explains diffraction by single slit, ये बाकी चलो गुड। they explain resolving power of telescope, explain resolving power of microscope, सर कराओ resolving power RP I think so। हाँ ટેલિસ્કોપ માં તમને મળ્યું હશે 1.22 લેમ્બડા બાય ડી કે એ એવું કંઈક ફોર્મ્યુલા કરાવ્યો હશે।
અને માઇક્રોસ્કોપમાં 1.22 લેમ્ડા બાય 2 10 બીટા 2 sin theta ન્યુમેરિકલ એપર્ચર એવું કંઈક કરાયું છે કે નથી કરાયું? ઓકે. સ્ટેટ એન્ડ એક્સપ્લેન માલુસ લો. એક્સપ્લેન પોલરાઇઝેશન બાય સ્કેટરિંગ. આ રીડ બાકી છે, રીડ કરવાનું. પછી એક્સપ્લેન પોલરાઇઝેશન